गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर गीता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। मैंने आपको पिछले अपने कुछ पीडीएफ्स और वीडियो में मुग़ल चित्र शैली के बारे में बताया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको अकबर, जहांगीर व शाहजहाँ के समय की मुग़ल चित्रकला, इनकी विशेषताओं के बारे में समझाया था। आज मैं आपको इन तीनों चित्रकारों, इन तीनों शहंशाहों एवं बाबर के समय इन संपूर्ण मुग़ल काल में जो चित्र बने उन चित्रों की विशेषताएं, सामान्य विशेषताएं जो सब शहंशाहों के काल में दिखाई देती है, सामान्य फीचर्स जो हमें मुग़ल चित्र शैली में दिखाई देते हैं, उन सब के बारे में संक्षिप्त में बताऊंगी। सारांश रूप में जहाँ राजस्थानी चित्रकला जन जन के जीवन का स्पंदन है, वहीं मुग़ल चित्रकला दरबार की इच्छा व रुचि के साथ विकसित हुई। जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसा शहंशाह चाहते थे, उसी प्रकार के चित्र मुग़ल चित्रशाला में बनते थे। इसलिए मुग़ल चित्रकला में तकनीकी विधान व सफाई में तो उत्तरोत्तर विकास होता गया। यह दरबारी विलास के उपादान के रूप में सामने आई है, लेकिन हृदय के तारों को झंकृत करने में यह समर्थ नहीं हो पाई, क्योंकि मैंने बताया ना, इसमें वो आत्मा नहीं थी। हालांकि मुग़ल चित्र भी बहुत सुंदर बने हैं, बहुत खूबसूरती से चित्रकारों ने काम किया है, लेकिन फिर भी कहीं कुछ मिस था। मुगलई कलम भारतीय लघु चित्र शैली एवं ईरानी चित्रकला का एक सुखद सम्मेलन का प्रतिफल थी। यह करिश्मा भारत में अकबर जैसे दूरदर्शी व सुलह कुल व्यक्ति की भावना से प्रेरित होकर सम्राट के निर्देशन में संभव हो चुका। जहाँ जहांगीर के काल में सुख शांति व चिंता मुक्त राजनीतिक स्थिति थी, अतः उनकी मनोवृत्तियों को चित्रों में परिलक्षित किया हुआ देखते हैं। पशु पक्षियों, रंग, पेड़ पौधों व दरबारी चित्रों को विशेष रूप से बनाया जाता था। तत्पश्चात शाहजहां कालीन चित्रों में अधिक रियाज, यथार्थता, स्वाभाविकता, सुंदर हाथियों की से उभर कर आए हैं, सुंदर हाशिए उभर कर आए हैं। शाहजहाँ के बाद औरंगजेब गद्दी पर बैठे, क्योंकि वह कलाओं के पोषण को इस्लाम के विरुद्ध मानता था, अतः कला का विकास प्राय रुक गया। चित्रकार दिल्ली दरबार छोड़कर अन्य स्थानों पर चले गए। अंतिम मुगल बादशाह ने अपनी शराबी आंखों में हरम लीलाओं की तो बैठाया है, लेकिन अकबर व जहांगीर के समान पौथीखाने में बैठकर मुगल चित्र पर टिप्पणियाँ नहीं लिखी। शराब के प्याले और रुंझुन को सजोया गया, लेकिन रंगों की दावत व कलम का शौक समाप्त हो गया। संक्षेप में हमारे पास जो शेष है, उससे यह प्रमाणित होता है कि मुगल चित्रकला का उदय सम्राटों के साथ हुआ और उनके अवसान के साथ वह लुप्त हो गई। मुगल चित्र की विशेषताएं। यह समस्त मुगल चित्र की जो पीरियड रहा, उसमें बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, उनके समय में जो चित्र बने, उनमें जो सामान्य फीचर्स जो हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि केवल मुगल चित्रों की विशेषताएं है, तो आप उस समय थोड़ा थोड़ा रेफरेंस सब बादशाहों के बारे में देकर सीधे मुगल चित्रकला की विशेषताओं पर आ जाएंगे और इसे विस्तार से और ढंग से लिखने का प्रयास करेंगे। मुगल चित्रों की सामान्य विशेषताएं। मुगल चित्रों का विषय दरबारी शान शौकत, बादशाहों की रुचियाँ, छवि आदि बन रहा है। धार्मिक चित्रण, नायक नायिका, भेद, राग रागिनी व जन जीवन के विषयों को प्राय मुगल चित्रकला में स्थान नहीं मिला है। मुगल काल में एक चश्मी चेहरों के अंकन की
एक सामान्य परिपाटी बन गई थी, क्योंकि मुगल चित्रकार को चेहरे के साफ दिखाई देने के कारण एक चेस्ट चेहरा अधिक सुविधाजनक लगा। चित्रित मानवाकृतियों की वेशभूषा सम्राटों के पहनावे के मुताबिक बनाई गई। जैसे जामा लंबा किलादार होता गया, वह चित्रों में उसी रूप में प्रकट हुआ है। पगड़ियों का अंकन भी अकबर, जहांगीर, शाहजहां आदि सम्राटों के समकालीन फैशन के अनुरूप ही हुआ है। मानवाकृतियों का कद सामान्य है। राजस्थान की तरह भावनाओं के आधार पर नारी चित्रण नगण्य ही रहा है, केवल छविये रूप में ही बन पड़ा है। रेखाएं बारीक, कोमल व महीन है। मोटी रेखाओं से मॉडलिंग के आधार की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। रेखाओं से वस्त्रों के फहरान को दिखाया जाता था। पर्दाज चेहरे पर छाया लगाने की एक निश्चित युग मुगलिया तकनीक थी। पर्दाज चेहरे पर छाया लाने की एक प्राचीन मुगलिया तकनीक है। रंगों में एक विशेष प्रकार की दीप्ति थी, लेकिन वह मेवाड़ी रंग योजना की तरह सपाट व मुख्य रंगों तक सीमित न रहकर मिश्रित हुई। वह तान के विभिन्न योग से मधुकर बन गई। रंगों की यूनानी अलंकारिकता की भीड़ दी गई थी। मुगल काल में रंगों की तैयारी व प्रयोग में बहुत विकास हुआ था। स्वाभाविकता, सहजता के प्रति मुगल कलाकारों का आकर्षण बना रहा। दरबारी चित्रों, प्रकृति चित्रों तथा शबीह चित्रों को बादशाह की निगाह में ऊंचा उठाने के लिए उनमें स्वाभाविकता का आकर्षण उत्पन्न करना आवश्यक था। दूसरे पादरियों के भारत आगमन के साथ यूरोपियन चित्रों व ग्राफिक्स के दरबार में चित्रकारों तक पहुंचने से भी उनमें तृतीय आयाम की और ललक अधिक प्रबल हो गई थी। इसमें भी रेखीय व वातावरण परिप्रेक्ष्य का प्रयोग बढ़ा है। हाशिए पहले की अपेक्षा अधिक चित्रित एवं परिपूर्ण बनने लगे। एक एक हाशिया मानो एक एक चित्र हो। राजस्थानी चित्रों में एक रंग की पतली पट्टी व विरोधी रंगों के हाशिए बनते थे, लेकिन मुगल चित्रों में हाशिए का उत्तरोत्तर विकास हुआ। पशु, पक्षी, जानवर, हाथी सभी उन्हीं में बनने लगे, हाशियों में यानी बनने लगे। इन अलंकृत हाशियों को काले चित्रों में हद दर्जे की सफाई की मांग रहती है। क्षितिज रेखा जो मेवाड़ी चित्र पर बहुत ऊपर बनती है, वह बिछड़कर धीरे धीरे नीचे आ गई थी। जमीन व आसमान दोनों को इन्हीं चित्रकारों में दर्शाया गया है। तल व्यवस्था की अकबरी चित्रों में वास्तु व पहाड़ियों के माध्यम से सजोया गया था, लेकिन बाद के चित्रों में पूर्णतः दृष्टि बिंदु ऊंचाई पर स्थित हर वास्तु व प्रकृति वाले तत्वों को व्यवस्थित किया जाए। मुगल चित्रों में प्रकृति का उन्मुक्त रूप सामने नहीं आया। प्रकृति भी प्रतीकात्मक व अलंकारिक रूप में चित्रांकन नहीं है, क्योंकि उसका कोई एक पक्ष बादशाह की सुखानुभूति के लिए चित्रित नहीं किया जाना था। राजस्थानी चित्रों में प्रकृति का अनुपम रूप, उन्मुक्त रूप उभरा है। मानवाकृतियों के सुख दुख के साथ वे सुखी व दुखी दिखाई देती है। मुगल चित्रों में प्रकृति में बनी प्रकृति के रूपों की फोटो जैसी यथार्थता में विकसित करने की परंपरा यहाँ देखने को मिलती है। इस प्रकार मुगल बादशाहों की नफासत व नज़ाकत, अदब, कायदे व रुचि ने मुगलिया चित्र आलोक को ऐसा स्नेह दिया कि प्रसिद्ध चित्र मुगली मुसव्विरों से विस्मृत कर डाले। धन्यवाद।